हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से उसी चैप्टर पर, लेकिन ये पार्ट 2 है। परमाणु आप जान चुके हैं, नाभिक आप जान चुके हैं। परमाणु की परिभाषा को रिवाइज करते हैं। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। नाभिक परमाणु का केंद्र होता है और लगभग भार यही समाहित करता है पूरा, और ये धनावेशित भाग है। आगे इसकी रेडियस हमने देख ली थी 10 की पावर -10 मतलब 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -15 मतलब 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। हमने परमाणु से रिलेटेड कुछ सिद्धांत देखे थे, जैसे जॉन डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। ये आया था 1803 में, 1803। इसके बाद डाल्टन के बाद आया था आपका थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन के मॉडल को भी हमने देख लिया हुआ है। ये आया था 1903 में। 1903 के बाद 1911 में आ गया आपका रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल ये भी बहुत फेमस मॉडल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड के बाद नील बोर का मॉडल। तो हमने कौन कौन सा देख लिया है? डाल्टन का मॉडल देख लिया है। इनकी सबसे गलत बात कि इन्होंने परमाणु को अविभाज्य माना, लेकिन उस समय तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज ना होने के कारण ये जानकारी भी बहुत थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जिक्र किया, लेकिन नाभिक और न्यूट्रॉन का कोई जिक्र नहीं किया। अब हम लोग समझते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को। रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ये सब हम जानकारी कोई ख़ास नहीं है, हम इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, मान लेते हैं। इनकी जो एक्सपेरिमेंट का नाम है पहले वो देखते हैं। इनकी एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट मतलब इन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फ़ा पार्टिकल को क्या किया था, आपतित किया था, और इसके बाद अपने रिजल्ट को दिया, और उसी के आधार पर अपने खुद के परमाणु मॉडल को बताया। और इन्होंने डाल्टन तो पहले ही गलत सिद्ध हो चुके हैं, इन्होंने थॉमसन को गलत सिद्ध किया। चलिए समझते हैं इसमें हुआ क्या। और देखिए ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट का ये बनी हुई है जिंक सल्फाइड की, ZnS जिंक सल्फाइड की। ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट। यहाँ पे इन्होंने लगा दी गोल्ड फॉइल, सोने की झिल्ली, गोल्ड फॉइल सोने की है, ये सोने की झिल्ली। चलिए आपसे एक क्वेश्चन हम करते हैं इसी से रिलेटेड कि इन्होंने सोने की झिल्ली ही क्यों ली, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिया एक बॉक्स और इसमें क्या रख लिया, इसमें रख लिया एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। यहाँ पे रेडियो एक्टिव मेटल क्यों रखा ये भी आप बताएंगे। यहाँ से निकलेंगे अल्फ़ा कण। अब आप तो समझ ही चुके होंगे रेडियो एक्टिव क्यों लिया। यहाँ से अल्फ़ा कण निकलेंगे। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम माना जाता है कि इन्होंने पोलोनियम ही लिया था। चलिए यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे, और अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे और जाएंगे सोने की पन्नी पे ये अटैक करेंगे, मतलब सोने की पन्नी पे जाके टकराएंगे। ये जाके टकराएंगे, और ये जब इनसे टकराएंगे उस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या प्रमाण निकलेंगे या क्या क्या आपके तथ्य निकलेंगे वो हम समझते हैं। क्या किया है इन्होंने? जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट ली है। अच्छा, फोटोग्राफिक प्लेट हटा दें तो क्या दिक्कत होगी? फोटोग्राफिक प्लेट से ये पता चल जाता है कि ये अल्फ़ा कण गए हैं तो यहाँ तक पहुँचे भी हैं कि नहीं। अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट है तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब अल्फ़ा कण लड़ेंगे तो ये इस पर इफ़ेक्ट दिखाते हैं। अल्फ़ा बीटा
और गामा कण तीनों ही क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इनमें इफ़ेक्ट दिखाने की क्षमता होती है, इसी वजह से ये फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई है। ये समझ गए। रेडियो एक्टिव मेटल का आप सेटअप समझ गए। सोने की झिल्ली वाला आपको ही बताना है। यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल क्यों लिया गया, अल्फ़ा पार्टिकल वाला पदार्थ जो अल्फ़ा पार्टिकल ही प्रोड्यूस करे, ये क्यों लिया गया, आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सोने की पन्नी है, इसमें कई सारे नाभिक होंगे, ये तो हम आसान बता सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इस बात को। अब देखिए ये नाभिक इसमें कई सारे होंगे, तो हम एक न्यूक्लियस की चर्चा कर रहे हैं। ये मान लेते हैं हमारा एक नाभिक है, नाभिक नहीं, कई सारे परमाणु होंगे, कई सारे परमाणु होंगे और कई सारे परमाणु में कई सारे नाभिक होंगे। अभी नाभिक की खोज हुई नहीं है, आज हो जाएगी। चलिए देखिए, ऐसा कुछ होगा। तो हम सारे स्ट्रक्चर को मिटाते हैं, ये भी हटा देते हैं। हम एक परमाणु को ले रहे हैं, अभी ये प्लस आवेश भी नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन करते हैं, आराम से समझते हैं। देखिए ये अल्फ़ा पार्टिकल जाएगा, ये प्रयोग हो रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल कुछ गया, कुछ एंगल पे मुड़ गए। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे जो एंगल्स पे, अलग अलग एंगल्स पे क्या हुए, घूम गए, प्रकीर्णित हो गए, फैल गए। ठीक है। कुछ क्या हुए, एकदम सीधे चले गए। कुछ क्या, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए। अब कैसे पता चलेगा कि सीधे चले गए? तो हमने लगाया हुआ है ना फोटोग्राफिक प्लेट, ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे फोटोग्राफिक प्लेट पर। इसी से पता चलेगा रदरफोर्ड को कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल क्या जो सीधे गए हैं। लेकिन कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हुए, ऐसे गए और 180 डिग्री पर क्या हो गए, वापस आ गए। अब चलिए समझते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल को परमाणु पर क्या किया गया, परमाणु क्या, सोने की झिल्ली पर क्या किया गया है, आपतित कराया गया है। आपतित कराने के बाद हमने एक परमाणु का ऑब्जर्वेशन हम लोग एक परमाणु का ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल मुड़ गए हैं, प्रकीर्णित हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए हैं और बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो 180 डिग्री पर वापस आए हैं। बहुत ही कम, कितने, तो 2000 में से एक। ये कुछ गणनाएं हैं, लगभग माना जाता है इसे। तो 2000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए हैं, वापस आ गए हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर, इस प्रेक्षण के आधार पर ये क्या बता रहे हैं, ये बताया क्या इन्होंने, पहला कि ये तीनों चीज़ें आपने समझ ली। अब इनके परमाणु मॉडल को डायरेक्ट देखते हैं। कुछ 180 डिग्री पे वापस, बहुत ही कम, कुछ मुड़ गए, कुछ एकदम सीधे चले गए। अब इसके आधार पर ये कुछ अपनी बातें कहेंगे, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए, पहला पॉइंट कि जब अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गए हैं, एकदम सीधे, तो परमाणु का जो भाग हो, अधिकांश भाग जो होगा वो खोखला होगा। अधिकांश भाग क्या होगा, खोखला। अगर यहाँ पे कुछ होता तो ये अल्फ़ा पार्टिकल पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट डालता, और कोई ना कोई इफ़ेक्ट डालता तो ये भी अल्फ़ा पार्टिकल इधर उधर मुड़ जाते, ना कि सीधे जाते। दूसरा, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए हैं, कुछ एंगल्स पर मुड़ गए हैं। कुछ एंगल्स पर जब ये मुड़ गए हैं तो इससे ये पता चलता है, आप ये समझिए कि अल्फ़ा पार्टिकल पर क्या होता है, +2 का चार्ज होता है। और अल्फ़ा पार्टिकल, आपने समझा होगा ये चीज़ कि प्लस आवेश है कोई, तो वो प्लस आवेश से ही क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, रिपेल करता है। ये हमने अल्फ़ा पार्टिकल को जो भेजा है ये धनावेशित है, और ये तभी मुड़ेगा अगर ये माइनस होता, या फिर एक समय के लिए समझ लीजिए यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये यहाँ पे आकर्षित हो जाता। यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, अगर ये प्रकीर्णित हो रहा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज ही होगा। ठीक है। तो मुड़ने का कारण क्या था कि जो थोड़ा सा भाग है, कुछ ही भाग है जो धनावेशित है। तो परमाणु का
मध्य भाग जो है वो क्या है, धनावेशित है। अब तीसरे वाले ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। 2000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ है, वापस आया है। अल्फ़ा विकिरण आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई कण गति करने लगता है तो उसमें वो तरंग नेचर में व्यवहार करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2000 में से एक ही वापस आया है, मतलब कि बहुत ही कम वापस आया है। मतलब जो परमाणु का धनात्मक भाग है वो बहुत ही छोटा है। परमाणु का धनात्मक भाग जो है वो बहुत छोटा है। नहीं, अगर ये साइज बड़ा होता तो ये बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्या करता, वापस भेजता। तो परमाणु का जो धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग ये क्या है, बहुत छोटा है। इसका आयतन बहुत कम है, आयतन बहुत कम है, परंतु इसका द्रव्यमान जो है वो बहुत अधिक है। अब इन्होंने आगे क्या बताया, आगे ये बताया कि परमाणु का जो केंद्र है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं नाभिक। नाभिक की खोज हो गई। नाभिक की खोज कैसे हुई, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को सोने की झिल्ली पर क्या किया है, आपतित किया है। उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि मध्यवर्ती भाग जो है वो धनावेशित है, इसे ही हम लोग नाभिक कहते हैं। अब आगे क्या बताया इन्होंने, सौरमंडल के आधार पर अपने नियम को समझाया है। जैसे सौरमंडल में क्या होते हैं, सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये है कि अगर क्या कहते हैं, ये जो इन्होंने क्या किया है कि अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से नाभिक का आकार बता दिया, जो कि आपको पहले से बताया 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु का भी आकार बता दिया है। परमाणु का आकार कितना बताया है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके नियम में दोष क्या क्या थे, कमियां क्या क्या थी, दोष और कमियों को समझते हैं। कमियां इनकी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, उसे हम समझते हैं। दो कमियां हैं, मेन दो आपको कमियां देखने को मिलेंगी, वो दो कमियां हैं मात्र। ठीक है, पहली कमी देखते हैं। पहली कमी यह है कि इन्होंने बताया कि जब कोई, ये नाभिक हो गया, जब कोई इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो ये क्या करता है, रेडिएशन मुक्त करता है। जब ये रेडिएशन मुक्त करेगा, लगातार ऊर्जा मुक्त करेगा, रेडिएशन मतलब एनर्जी ये क्या हो जाएगी, इसकी डाउन होगी। विकिरण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके नाभिक में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मतलब ये परमाणु का अस्थायित्व नहीं बता पाए। परमाणु अस्थायी कैसे है, परमाणु स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, परमाणु का स्थायित्व नहीं बता पाए। दूसरी बात कि इन्होंने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की। जल्दी रिवाइज करते हैं। डाल्टन 1803 परमाणु अविभाज्य है। और भी कई सारे पॉइंट आपको याद रखना होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आप इसकी लिंक पा जाएंगे। आप ये डाल्टन और थॉमसन के मॉडल को पढ़ लीजिएगा। रदरफोर्ड के मॉडल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने किया क्या, एक बॉक्स लिया, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम को रखा। पोलोनियम को जब रखा तो इससे अल्फ़ा रेज निकलेंगी।
आगे का सेटअप क्या है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई है और ये सोने की झिल्ली लगाई गई है। अल्फ़ा पार्टिकल जाएंगे, इससे टकराएंगे और इसमें कई सारे परमाणु होंगे। हमने एक परमाणु को यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब इसे समझेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल के साथ हुआ क्या। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए, कुछ एंगल्स के साथ, अलग अलग एंगल्स के साथ मुड़ गए। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो 180 डिग्री पे वापस आए। कितने? 2000 में से एक। ये तो लगभग अनुमान होगा ये। इससे क्या पता चलता है कि अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। अधिकांश भाग खोखला ना होता तो अल्फ़ा पार्टिकल सीधे कैसे जाते। दूसरा, परमाणु का मध्य भाग धनावेशित है। परमाणु का मध्य भाग धनावेशित ना होकर ऋणावेशित होता या फिर कोई भी चार्ज उस पर ना होता तो ये अल्फ़ा पार्टिकल या तो सीधे चले जाते या तो जाके उसी में समाहित हो जाते। तो धनावेशित ही होगा क्योंकि अल्फ़ा पे धनावेश, उस पर भी धनावेश, प्रतिकर्षण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु का धनावेशित भाग बहुत छोटा है। बहुत छोटा होगा तभी तो एक पार्टिकल लौट के आया 2000 में से। इसका आयतन बहुत कम होगा, छोटा है तो आयतन तो कम होगा ही, और कम आयतन में बहुत ज़्यादा क्या है, द्रव्यमान है। इन्होंने क्या कहा कि सौरमंडल में जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी तरह से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्होंने अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से अपने प्रेक्षण के हिसाब से नाभिक का आकार बता दिया और परमाणु का आकार बता दिया। इनकी कमियां क्या थी? इन्होंने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो विकिरण उत्सर्जित करेगा। विकिरण उत्सर्जित करेगा तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लूज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ऊर्जा जैसे जैसे कम होगी वो केंद्र की ओर क्या होता जाएगा, समाहित होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये केंद्र में जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब इनके हिसाब से चलें तो आज तक तो सारे पार्टिकल ख़त्म हो गए होते, तो ये वाला परमाणु का स्थायित्व तो नहीं बता पाए। पार्टिकल तो अभी भी हैं, मतलब ये नियम गलत है। चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। अब इसके बाद आएंगे नील बोर। नील बोर का मॉडल 1913 वाला मॉडल आपने कल पढ़ा है। नील बोर का मॉडल अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए।